नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए YouTube वीडियो में। आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के अंतिम चरण में पहुंच गए हैं। अध्याय 9 के बाद हम आज साथी और महात्मा गांधी के बारे में अध्ययन करेंगे। परिशिष्ट महात्मा गांधी के बारे में दिया गया है। इनकी आत्मकथा है महात्मा गांधी के बारे में। कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक में इसका अध्ययन करेंगे। खुद को बदलाव बनिए जो आप दुनिया को देखना चाहते हैं। खुद को बदलाव बनाइए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी का वाक्य है। ये देखिए साथियों, कक्षा 7 में दिया हुआ है, पाठ 9 के बाद अंतिम। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में अपने जन्म से लेकर 1920 से 21 तक की घटनाओं के बारे में लिखा है। पोरबंदर के शुरुआती दिन, स्कूली जीवन का लड़कपन और 13 साल की उम्र में ही शादी हो जाने की घटनाओं पर उन पर प्रभाव से इन महान व्यक्तित्व को करीब से समझा जा सकता है। साथ ही उस समय के देश के वातावरण और सामाजिक जीवन की झलक दिखाई देती है। गांधी जी ने अपनी पत्नी को बताकर ब्रह्मचर्य का व्रत भी ले लिया था। राजनीति में उसके द्वारा किए गए सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह में सफल प्रयोगों की जानकारी मिलती है। यहाँ हम गांधी जी के एक प्रयोग का उनके शब्दों में अध्ययन करेंगे। साथी। उनके साथी के ब्रज किशोर और राजेंद्र बाबू की जोड़ी के बारे में गांधी जी लिखते हैं। इसका अध्ययन करेंगे। ब्रज किशोर बाबू और राजेंद्र बाबू की तो एक अद्वितीय जोड़ी थी। उन्होंने अपने प्रेम से मुझे इतना पंगु बना दिया कि उनके बिना मैं एक कदम भी आगे नहीं जा सकता था। उनके शिष्य कहिए अथवा साथी शंभू बाबू, अनुग्रह बाबू, धरनी बाबू और रामनवमी बाबू, ये वकील लगभग निरंतर मेरे साथ रहते थे। विद्या बाबू भी समय समय पर साथ रहते थे। यह तो बिहारियों का संग हुआ। उनका मुख्य काम था लोगों के बयान लेना। अध्यापक कृपलानी इसमें सम्मिलित हुए बिना कैसे रह सकते थे। स्वयं सिंधी होते हुए वे बिहारी से भी बढ़कर बिहारी थे। मैंने ऐसे सेवक कम देखे हैं जिनमें वे जिस प्रांत में जाएं उसमें पूरी तरह घुल मिल जाने की शक्ति और जो किसी को एक मालूम न होने दें कि वे दूसरे प्रांत के हैं। इनमें कृपलानी एक है। उनका मुख्य काम द्वारपाल का था। दर्शन करने वालों से मुझे बचा लेने में उन्होंने इस सवाल अपने समय की सार्थकता समझ ली थी। किसी को वे विनोद करके मेरे पास आने से रोकते थे, तो किसी को अहिंसक धमकी से रात होने पर अध्यापक का धंधा शुरू करते और सब साथियों को हंसाते थे, और कोई डरपोक पहुंच जाए तो उसे हिम्मत बंधाते थे। मौलाना मजहरुल हक ने मेरे सहायक के रूप में हक दर्ज करा रखा था, और वे महीने में 2 बार दर्शन दे जाते थे। उस समय के उनके ठाठ बाट और दबदबे में और ज़्यादा की उनकी सादगी में जीवन आसमान में अंतर था। हमारे बीच आकर वे हमसे हृदय की एकता साध जाते थे, पर अपनी
साहिबी के कारण बाहर के आदमियों को वे हम से अलग जैसे जान पड़ते थे। जैसे जैसे मुझे अनुभव प्राप्त होता गया वैसे वैसे देखा कि चंपारण के ठीक से काम करना हो तो गांव में शिक्षा का प्रवेश होना चाहिए। लोगों का ज्ञान दयनीय था। लोगों के बच्चे मारे मारे फिरते थे अथवा माता पिता 2 या 3 पैसे की आमदनी के लिए उनसे सारे दिन नील की खेती में मजदूरी करवाते थे। उन दिनों यहाँ पुरुषों की मजदूरी 10 पैसे से अधिक नहीं थी। स्त्रियों ने 6 पैसे और बालकों को 3 पैसे थी। 4 आने की मजदूरी पाने वाला किसान भाग्यशाली समझा जाता था। साथियों से सलाह करके पहले तो 6 गांवों में बालकों के लिए पाठशाला खोलने का निश्चय किया। शर्त यह थी कि उन गांवों में मुखिया मकान और शिक्षक का भोजन वे दे। उनके दूसरे खर्चे की व्यवस्था हम करें। यहाँ के गांव में पैसे की विपुलता नहीं थी पर अनाज बेगरह देने की शक्ति लोगों में थी, इसलिए लोग कच्चा अनाज देने को तैयार हो गए थे। महान प्रश्न यह था कि शिक्षक कहाँ से लाया जाए। बिहार से थोड़ा वेतन लेने वाले अथवा कुछ न लेने वाले अच्छे शिक्षक का मिलना कठिन था। मेरी कल्पना यह थी कि साधारण शिक्षक के हाथ में बच्चों को कभी न छोड़ना चाहिए। शिक्षक को अक्षर ज्ञान चाहे थोड़ा हो पर उसमें चरित्र बल तो होना ही चाहिए। इस बात के लिए मैंने सार्वजनिक रूप से स्वयंसेवकों की मांग की। उसके उत्तर में गंगाधर राव देशपांडे ने बाबा साहब रोमन और पुंडलिक को भेजा। बम्बई से अवंतिका बाई गोखले आई। दक्षिण से आनंदीबाई आई। मैंने छोटेलाल सुरेंद्रनाथ तथा उनके लड़के देवदास को बुला लिया। इस बीच महादेव देसाई और नरहरि पारिख मुझे मिल गए। महादेव देसाई की पत्नी दुर्गा बहन और नरहरि पारिख की पत्नी मणि बहन भी आई। मैंने कस्तूरबाई को भी बुला लिया था। शिक्षकों और शिक्षिकाओं का इतना संग काफ़ी था। श्रीमती अवंतिका बाई और आनंदीबाई की गिनती तो शिक्षितों में हो सकती थी, पर मणि बहन पारिख और दुर्गा बहन देसाई को सिर्फ थोड़ी सी गुजराती आती थी। कस्तूरबा बाई की पढ़ाई तो नहीं के बराबर ही थी। ये बहनें हिंदी भाषी बच्चों को किस प्रकार पढ़ाती। चर्चा करके मैंने बहनों को समझाया कि उन्हें बच्चों को व्याकरण नहीं बल्कि रहन सहन और तौर तरीके सिखाना है। पढ़ना लिखना सिखाने की अपेक्षा उन्हें स्वच्छता के नियम सिखाने हैं। उन्हें यह भी बताया कि हिंदी गुजराती मराठी के बीच कोई बड़ा भेद नहीं है और पहले दर्जे में तो मुश्किल से अंक लिखना सिखाना है। तो उन्हें कोई कठिनाई होगी ही नहीं। परिणाम यह निकला कि बहनों की कक्षाएं बहुत अच्छी तरह चली। बहनों में आत्मविश्वास उत्पन्न हो गया और उन्हें अपने काम में रस भी आने लगा। अवंतिका बाई की पाठशाला आदर्श पाठशाला बन गई। उन्होंने अपनी पाठशाला में प्राण फूंक दिए। उनकी योग्यता भी काफ़ी थी। इन बहनों के द्वारा गांव में स्त्री समाज में भी हमारा प्रवेश हो सका था। पर मुझे पढ़ाई की व्यवस्था करके ही रुकना नहीं था। गांव में गंदगी की कोई सीमा न थी। गलियों में कचरा, कुओं के आसपास कीचड़ और बदबू। आंगन इतने गंदे थे कि देखे न जा सके। बड़ों को स्वच्छता की शिक्षा की जरूरत थी। चंपारण के लोग रोगों से पीड़ित देखे जाते थे। जितना हो सके उतना सफाई का काम करके लोगों के जीवन में प्रत्येक विभाग में प्रवेश करने की हमारी वृत्ति थी।
इस काम में डॉक्टरों की सहायता की जरूरत थी। अतएव मैंने गोखले की सोसाइटी से डॉक्टर देव की मांग की। उनके साथ ही मेरी स्नेह गांठ तो बंध ही चुकी थी। 6 महीनों के लिए उनकी सेवा का लाभ मिला। उनकी देख रेख में शिक्षकों और शिक्षिकाओं को काम करना था। सबको यह समझा दिया गया था कि कोई भी निलहों के विरुद्ध की जाने वाली शिकायतों में न पड़ें, राजनीति को न छुएं, शिकायत करने वालों को मेरे पास भेज दें। कोई अपने क्षेत्र से बाहर एक कदम भी न रखें। चंपारण के इन साथियों का नियम पालन अद्भुत था। मुझे ऐसा कोई अवसर याद नहीं आता जब किसी ने कोई सूचनाओं का उल्लंघन किया हो। सत्य के प्रयोग मेरी आत्मकथा। यह महात्मा गांधी की आत्मकथा से लिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, जो आपने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक के सभी चैप्टर का अध्ययन किया। धन्यवाद। यह आगामी भर्ती जो भी आती है उसके लिए विशेष उपयोगी पाठ्य पुस्तक थी। इसमें से हर प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। खुद को बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। महात्मा गांधी। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।